बेटा मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत आज हम लोग इंग्लिश की सेंटेंस एंड टाइप्स टॉपिक पर तीसरी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ओके, हमने आप लोगों को सेंटेंस के बारे में बताया है, सेंटेंस क्या होते हैं और इसके हम टाइप्स भी सीख चुके हैं। टाइप्स में हमने देखा कि सेंटेंस को दो आधार पर बांटा गया है। पहला इसको बांटने का आधार है मीनिंग और दूसरा है स्ट्रक्चर। आज थोड़ा सा आप लोग अटेंटिव रहेंगे क्लास में, क्योंकि आज जो टॉपिक हम पढ़ाने वाले हैं ये थोड़ा सा मैथमेटिकल टाइप का है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। लेकिन अगर इस टॉपिक को तुम लोग समझ गए तो आज से ही तुम लोग न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दोगे, ये हमारी गारंटी है। अगर ये चीज तुम्हें समझ में आ गई, कितना भी लंबा सेंटेंस होगा इंग्लिश का, तुम समझ जाओगे कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। जो इंग्लिश पढ़ना हमें बोरिंग लगता है, हमें बोरिंग क्यों लगता है? क्योंकि हमें समझ में नहीं आता है, राइट? हमें कोई भी चीज अगर ऐसी दे दी जाएगी जो हमें समझ में नहीं आ रही है तो वो बोरिंग लगेगी। लेकिन क्यों नहीं समझ में आती है वो हमें मालूम है। तो वही चीज आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो हमने सेंटेंस क्लियर कर लिया है कि मीनिंग के आधार पर ये 5 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है बेटा असर्टिव, सेकंड इंट्रोगेटिव, तीसरा आप लोग बताओ इम्परेटिव। इम्परेटिव में क्या करते हैं हम लोग? पारो, बस पारो याद रखो, है ना? अब पारो याद रखोगे तो प्रपोजल, एडवाइस, रिक्वेस्ट, ऑर्डर कभी भूलोगे ही नहीं। फोर्थ में हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को रखते हैं और इसमें हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, राइट? हमारी हैप्पीनेस, जॉय, प्रेज, हेट्रेड, लव या सरप्राइज। एंड द लास्ट सेंटेंस इज ऑब्जेक्टिव, जिसमें हम किसी को विश करते हैं, ठीक है ना? हम किसी को गुड विश करते हैं, बैड विश करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें किसी को कर्स करना है तो हम क्या कहते हैं? मे यू गो टू हेल, मे यू गो टू हेल, भाड़ में जाओ, है ना? तो ये बेटा हमारे मीनिंग के बेस पर 5 तरह के सेंटेंसेस हो गए। अब जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं उनका तो ये 3 तरीके के हैं। पहला है सिंपल सेंटेंस, दूसरा है कंपाउंड सेंटेंस और तीसरा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। हम इसी की चर्चा कर रहे थे। अब देखिए, अभी आपको लिखना कुछ नहीं है, क्योंकि आज की जो क्लास है उसमें हमें समझना ज्यादा है और लिखना याद करना कम है। तो सिंपल ही है ना? सिंपल का मतलब यह हुआ कि इसमें केवल एक ही फाइनाइट वर्ब होगी। कितनी फाइनाइट वर्ब होगी बेटा? एक ही फाइनाइट वर्ब होगी, इसलिए हम इसको सिंपल सेंटेंस कहते हैं। लेकिन जब हम कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में आते हैं तो इसमें एक से ज्यादा फाइनाइट वर्ब हो जाती हैं। एक से ज्यादा फाइनाइट वर्ब का मतलब ये हुआ कि इसमें ऐसी वर्ब्स होंगी जो अपने सब्जेक्ट से सीमित हों। एक से ज्यादा ऐसी वर्ब्स होंगी जो अपने सब्जेक्ट से सीमित हो, मतलब उनका नंबर और पर्सन उनके सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। क्लियर? तो एक जो हमारी मेन फाइनाइट वर्ब होगी उसको तो हम अलग कर देते हैं। अब उतना पार्ट कहलाता है हमारा मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक, जैसे हमने कल सिखाया था ना तुम लोगों को। मान लीजिए अगर ये है हमारा पूरा सेंटेंस, ये जो देख रहे हो आप लोग, ये पूरा एक सेंटेंस है और इस सेंटेंस का ये वाला हिस्सा, ये क्या है? क्लॉज है। सेंटेंस तो पूरा है, मतलब ये और ये सब मिलाकर सेंटेंस है, लेकिन इसमें ये वाला हिस्सा क्लॉज था। तो अब ये जो बचा है हमारा, इसको हम क्या कह देते हैं? मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज। क्या कह देते हैं? मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज। समझ में आ गई बात? लेकिन हमें मेन क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज पर फोकस करना ही नहीं है। हमें ये जो पैरासाइट है, ये जो परजीवी जो हमारे सेंटेंस में चिपका हुआ है, क्योंकि आप लोगों को ये हमने बताया था क्लॉज कभी भी अकेले में नहीं आ सकता, ये किसी ना किसी सेंटेंस का पार्ट होगा। समझ गए बेटा?
क्लॉज का अपने आप में अस्तित्व हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसका कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है। इसको हमेशा अपने कंप्लीट मीनिंग के लिए किसी सेंटेंस का सहारा लेना पड़ता है। ये तो आ सकता है अकेले, ये आ सकती है, हमारी जो मेन क्लॉज है वो अकेले आ सकती है क्योंकि इसका कंप्लीट मीनिंग है, लेकिन क्लॉज इसके साथ चिपकी रहेगी। अगर हम इसको अलग करेंगे तो ये मर जाएगी। तो हमें हमेशा क्लॉज को किस नजर से देखना है? परजीवी की नजर से देखना है, पैरासाइट की नजर से देखना है। ठीक है, ये अपने मीनिंग के लिए इस पर निर्भर है। ओके, तो आज हम इसी क्लॉज को पढ़ने वाले हैं, तभी हमें ये चीजें समझ में आएंगी। तो इसको हम थोड़ा होल्ड पर करेंगे और हम तुरंत आएंगे क्लॉज पर। लेकिन हमें क्यों क्लॉज पढ़ने पड़ते हैं वो तुम्हें बता रहे हैं। तो इसमें एक तो हो गई बेटा मेन क्लॉज, और एक और क्लॉज होगी, है ना। एक तो हो गई हमारी मेन क्लॉज, इसमें एक फाइनाइट वर्ब होगी और एक फाइनाइट वर्ब हमारी क्लॉज में होगी। समझ गए? सेम चीज यहां पर होगी, मतलब इसमें भी एक मेन क्लॉज होगी और साथ में एक और क्लॉज होगी जिसकी अलग अपनी फाइनाइट वर्ब होगी। अब हमसे क्वेश्चन पूछो कि सर जब इसमें एक मेन क्लॉज है और इसमें क्लॉज है, इसमें भी वही चीज आपने लिख दी, तो फिर डिफरेंस क्या हुआ दोनों में? डिफरेंस है बेटा, ये जो क्लॉज देख रहे हो आप लोग, ये दो तरीके की हो जाती है। एक कहलाती है कोऑर्डिनेट क्लॉज और दूसरी कहलाती है सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, एक हमारी कैसी हो गई? कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गई और दूसरी हो गई सबऑर्डिनेट क्लॉज। यहां बेटा ध्यान दो थोड़ा, मेन क्लॉज कोई क्लॉज नहीं है, उसको तो हमने अपनी सहूलियत के लिए नाम दे दिया है। ठीक है, सेंटेंस होता है और क्लॉज होती है, तो हमें ये क्लॉज पढ़नी है, इसके बारे में पढ़ना है, ये जो हमारे सेंटेंस से चिपकी हुई है। तो ये क्लॉज दो प्रकार की होती है, एक को हम कोऑर्डिनेट कहते हैं और एक को सबऑर्डिनेट कहते हैं। हमने कल आप लोगों को समझाया था ऐसे ही आम बोलचाल की भाषा में कि कोऑर्डिनेशन हमेशा परस्पर सहयोग किनके बीच में होता है? बराबर के लोगों के बीच में। ना ये इन पर निर्भर है ना ये इन पर निर्भर है। ठीक है ना, बस कोऑर्डिनेशन है दोनों के बीच में, काम चल रहा है। ठीक, लेकिन सबऑर्डिनेट ऐसा व्यक्ति होता है जो दूसरे पर निर्भर होता है, उसको वैसे काम करना होता है जैसा मेन आदमी कहेगा। जैसे सब इंस्पेक्टर को ऐसे काम करना होता है जैसे इंस्पेक्टर कहे, है ना। इंस्पेक्टर के आदेश मानने होते हैं सब इंस्पेक्टर को। तो सबऑर्डिनेट अपने मीनिंग के लिए किस पर निर्भर रहेगा? मेन क्लॉज पर। लेकिन कोऑर्डिनेट क्लॉज मेन क्लॉज पर डिपेंडेंट नहीं होता है। बस क्लॉज दो प्रकार की होती हैं। अब थोड़ा फिर ध्यान से सुनो, पूरा अटेंशन यहां पर लगा दो। तुमने सेंटेंस पढ़ लिए, अब तुम आ गए हो दूसरे टॉपिक पर जिसका टाइटल है क्लॉज। क्लॉज बेटा शब्दों का समूह जिसका अपना सब्जेक्ट अपनी वर्ब होती है, लेकिन इनका कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है। और ये क्लॉज दो प्रकार की होती है, कोऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्या अंतर है दोनों में? कोऑर्डिनेट क्लॉज अपने मीनिंग के लिए मेन क्लॉज पर डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, इसका अपना मीनिंग है, ये इसका अपना मीनिंग है, ये दोनों मिलकर साथ में आते तो हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोऑर्डिनेट क्लॉज अपने मीनिंग के लिए इस पर डिपेंडेंट हो। लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज अपने मीनिंग के लिए मेन क्लॉज पर डिपेंडेंट होती है। ये बात समझ गए? ओके, तो अब हमारा क्वेश्चन ये उठता है कि सर क्या बिना मेन क्लॉज के ये नहीं आ सकते हैं क्या? क्या कभी ऐसी स्थिति नहीं हो सकती है कि मेन क्लॉज हो ही ना और हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज या कोऑर्डिनेट क्लॉज आ जाए? ऐसा हो सकता है क्या? बताएं आप लोग, ऐसा पॉसिबल है? सोचो। नहीं समझ में आई बात अभी तक? हमने क्या बताया था? क्या क्लॉज कभी अकेले आ सकती है? नहीं, वो हमेशा किसी ना किसी सेंटेंस का पार्ट होती है।
तो बेटा क्लॉज ही तो है ये दोनों क्लॉज ही तो है, कोऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो ये क्या बिना मेन क्लॉज के आ सकती हैं? नहीं आ सकती, कभी भी नहीं आ सकती। ठीक है, चाहे कोऑर्डिनेट क्लॉज हो और चाहे सबऑर्डिनेट क्लॉज हो, ये किसी ना किसी सेंटेंस का पार्ट होंगी। ठीक है, और अगर हम क्लॉज को निकाल दें तो जो भी हिस्सा बचा उसको हम क्या नाम दे देते हैं? मेन क्लॉज नाम दे देते हैं। ठीक है, दे देते हैं उसे कि ठीक है ये जो बचा है इसको हम मेन क्लॉज कह देते हैं। देखो थोड़ा सेंटेंस समझो यहां पर, द मैन हु इज सिटिंग देयर इज माई फादर। ये एक सेंटेंस है बेटा। अब यहां पर हु इज सिटिंग देयर, ये एक क्लॉज हो गई क्लॉज। इसमें अपनी वर्ब है और उसका सब्जेक्ट है और शब्दों का समूह है, लेकिन इसका मीनिंग कंप्लीट नहीं है। जो वहां बैठा है या जो वहां बैठे हैं। अब इसको छोड़कर जितना हमने अंडरलाइन किया है, अब क्या बचा? द मैन इज माई फादर। जितना भी हमने वेवी लाइन से अंडरलाइन किया है वो है हमारी मेन क्लॉज। मतलब क्लॉज वाला हिस्सा निकाल दो। ये क्लॉज वाला हिस्सा जो हमने निकाल लिया तो सेंटेंस में जो कुछ बचा उसे हम मेन क्लॉज कह देते हैं। समझ गए? तो ये मेन क्लॉज के बिना ये आ ही नहीं सकती, क्योंकि इसका कंप्लीट मीनिंग नहीं है। क्लॉज को हमेशा किसी सेंटेंस का पार्ट होना पड़ेगा। अब देखिए, हु इज सिटिंग देयर, जो वहां बैठा है, ये अपने मीनिंग के लिए मेन क्लॉज पर निर्भर है, क्योंकि ये बात कंप्लीट नहीं हो रही है। कौन वहां बैठा है? वो आदमी मेरा पिता है। ठीक है, तो ये क्लॉज इस पर डिपेंडेंट है। इसकी भी हम आगे और चर्चा करेंगे। हम तुम्हें मेन क्लॉज समझाना चाह रहे थे। तो क्लॉज वाला पार्ट निकालने के बाद सेंटेंस का जो भी हिस्सा बचे उसे हम मेन क्लॉज कह देते हैं। ठीक है, अब ये जो हमने अंडरलाइन किया है ये हो गई क्लॉज। और ये क्लॉज दो तरीके की हो सकती है, या तो वो कोऑर्डिनेट क्लॉज होगी या सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी। यही तो हमें आज सीखना है। हम मानकर चल रहे हैं कि तुम्हें नहीं मालूम है, हम ये सिखाएंगे। ठीक है, तो ये क्लॉज है और ये क्लॉज दो ही तरीके की हो सकती है। अब हमने डेफिनेशन क्या बताई तुम्हें? अगर ये अपनी मीनिंग के लिए मेन क्लॉज पर, मतलब इस पर डिपेंडेंट है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगी, और डिपेंडेंट नहीं है, निर्भर नहीं है, तो कोऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगी। ओके बेटा, समझ गए। तो कंपाउंड सेंटेंस हम उसे कहते हैं, ध्यान दो यहां पर। आज हमने कहा ना, आज पूरी क्लास में थोड़ा अटेंटिव होना पड़ेगा। सिंपल सेंटेंस में तो क्लॉज होती ही नहीं है। सिंपल सेंटेंस में क्लॉज नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? अपना दिमाग लगा के बताओ थोड़ा। एक ही फाइनाइट वर्ब होती है। अगर एक से ज्यादा फाइनाइट वर्ब हो गई तो वो सिंपल सेंटेंस नहीं रह गया। और अगर क्लॉज आएगी तो वो अपने साथ एक वर्ब भी तो लेकर आएगी। थोड़ा अपना जो तुम्हारा मैथमेटिकल माइंड है उसको अप्लाई करो। एक तो मेन क्लॉज की तुम्हारी फाइनाइट वर्ब हो गई, और अगर तुम उसमें कोई क्लॉज लगा दोगे, चाहे वो कोऑर्डिनेट हो चाहे सबऑर्डिनेट हो, तो एक उसकी फाइनाइट वर्ब हो जाएगी, दो फाइनाइट वर्ब हो गई। सिंपल सेंटेंस हो ही नहीं सकता। तो सिंपल सेंटेंस उसे कहते हैं जिसमें किसी भी प्रकार की क्लॉज का प्रयोग नहीं होता है। ठीक, अब क्लॉज का प्रयोग होता है कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। तो क्लॉज होती है दो प्रकार की। अगर कोऑर्डिनेट क्लॉज का प्रयोग किया जाएगा तो कंपाउंड, कोऑर्डिनेट क्लॉज का प्रयोग हुआ है तो कंपाउंड, अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज का प्रयोग हुआ है तो कॉम्प्लेक्स। समझ गए? बस इतना याद रखना है तुम्हें। इसमें क्लॉज आ ही नहीं सकती, इन दोनों में क्लॉज आएगी। और क्लॉज होती है दो प्रकार की, कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट। तो कंपाउंड में पहले कोऑर्डिनेट कर दो और कॉम्प्लेक्स में सबऑर्डिनेट कर दो। भूलोगे कभी बेटा? नहीं। अब कोई ऐसा भी सेंटेंस हो सकता है, जैसे कई राइटर्स हैं बहुत लंबे लंबे सेंटेंस लिखते हैं, वो
एक ही सेंटेंस में कई सारी क्लॉजेस यूज कर देते हैं। इतना लंबा 4-5 लाइन का सेंटेंस लिखते हैं, या मान लीजिए आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक पैराग्राफ आ गया, बहुत लंबा पैराग्राफ था, उसमें कई सारी क्लॉजेस यूज की गई थी। समझ गए? तो ये बताइए किसी भी सेंटेंस में मेन क्लॉज कितनी हो सकती है? मेन क्लॉज तो एक ही होगी बेटा। मेन क्लॉज कितनी होंगी? एक ही होगी। ठीक है, क्लॉजेस कई यूज कर सकते हैं आप। अब जैसे मान लीजिए ये सेंटेंस लिखा हुआ था, द मैन हु इज सिटिंग देयर इज माई फादर एंड, अभी हमने फुल स्टॉप नहीं लगाया, अभी हमने सेंटेंस नहीं खत्म किया, और हम लिखेंगे एंड ही लिव्स इन महोबा, फुल स्टॉप। अब ये सेंटेंस हमारा खत्म हुआ। तो यहां पर ये देखिए बेटा, एंड ही लिव्स इन महोबा, एक क्लॉज ये हो गई और एक क्लॉज ये हो गई। अभी हमारा जो मेन क्लॉज है वो वही है। इस सेंटेंस में मेन क्लॉज हमारी वही है, द मैन इज माई फादर, लेकिन एक ही सेंटेंस में दो क्लॉजेस यूज कर दी, एक ये हो गई, एक ये हो गई बेटा। तो इससे हमने ये सीखा कि एक ही सेंटेंस में एक से ज्यादा क्लॉजेस भी यूज की जा सकती है। ठीक है ना? अगर बड़ा सेंटेंस है राइटर, लेकिन मेन क्लॉज कितनी रह जाएंगी? आप सारी क्लॉजेस निकालते चले जाइए। आपने ये निकाल दी, आपने ये निकाल दी, तो अब ये जो बचा है ये क्या है? मेन क्लॉज। मेन क्लॉज एक ही हो सकती है। आप सारी क्लॉजेस निकालते जाइए उस सेंटेंस से, जो बचे वो मेन क्लॉज हो गई। ठीक है, ओके। अब देखिए यहां पर, यहां लिखा हुआ था द मैन हु इज सिटिंग देयर, एक ही क्लॉज है, ये अपने मीनिंग के लिए मेन क्लॉज पर डिपेंडेंट थी। बेटा थोड़ा सा फ्रेश अप हो जाओ, है ना? आज भर थोड़ा ध्यान से सुन लो, बाकी आगे की जो भी हम क्लासेस बताएंगे उसमें मौज मस्ती करते हुए पढ़ाएंगे। आज थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, ये चीजें हमें बहुत परेशान करती हैं इंग्लिश पढ़ते समय। ये क्लॉज अपने मीनिंग के लिए मेन क्लॉज पर निर्भर किस पर होना या नहीं होना है? मेन क्लॉज पर, है ना? प्रिंसिपल क्लॉज पर। तो ये अपने मीनिंग के लिए मेन क्लॉज पर निर्भर थी, और जो हमने बाद में लिखा था एंड ही लिव्स इन महोबा, ये निर्भर नहीं थी। अब आप ये कह सकते हो कि सर हम ये कैसे पता लगाएंगे, क्योंकि अभी हमने इतनी इंग्लिश नहीं पढ़ी है। तो मैं इसकी भी परेशान होने की जरूरत नहीं है इस बात को लेकर, वो भी हम कुछ ट्रिक्स बताएंगे और उससे तुम इजीली बता सकते हो कि सर ये निर्भर होगी, ये निर्भर नहीं होगी। ठीक है, तो ये निर्भर थी, तो इसको हम क्या नाम देंगे? और ये निर्भर नहीं थी, कोऑर्डिनेट। एक ही सेंटेंस में कोऑर्डिनेट भी यूज हो गई, सबऑर्डिनेट भी यूज हो गई। ठीक है, आप कोऑर्डिनेट कितनी भी यूज करते रहिए, कितनी भी, वो कंपाउंड ही कहलाएगा। एक मेन क्लॉज है, आपने एक कोऑर्डिनेट यूज की, फिर दूसरी की, फिर तीसरी की, फिर चौथी की, तब भी वो क्या कहलाएगा? कंपाउंड। लेकिन अगर आपने एक भी सबऑर्डिनेट यूज कर दी तो अब तुरंत उसका टेस्ट बदल जाएगा। एक ही सबऑर्डिनेट ने उसको क्या बना दिया? तुरंत कॉम्प्लेक्स। सबऑर्डिनेट को आपने छुआया नहीं कि वो कॉम्प्लेक्स हो गया। समझ गए? तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है। सबऑर्डिनेट क्लॉज कम से कम, बोल रहा हूं मैं, कम से कम कितनी होगी? एक होगी। और कंपाउंड सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लॉज नहीं होती है, केवल कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है। वो एक हो सकती है, दो हो सकती है, जितनी तुम्हारी इच्छा करे उतनी हो सकती है, लेकिन इसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज कैसे भी नहीं आ सकती। क्लियर? इतना समझ गए ना? ओके, तो अब इसी को जल्दी से लिख लो, फिर हम क्लॉज बताएं, क्योंकि कल हमने सेंटेंस लिखा दिए थे ना। हाँ, तो सेंटेंस के बारे में लिख लो बेटा, पहले सिंपल सेंटेंस। वे सेंटेंस जिनमें
केवल एक फाइनाइट वर्ब, जिनमें केवल एक फाइनाइट वर्ब आती है, कॉमा मतलब जिनमें किसी क्लॉज का प्रयोग नहीं होता है, जिनमें किसी क्लॉज, ठीक है, जिनमें कोई क्लॉज नहीं होता है, प्रयोग नहीं होता है। जैसे तुम्हें अपनी भाषा में लिखना हो लिख सकते हो, क्योंकि अगर क्लॉज प्रयोग होगा बेटा तो तुरंत फाइनाइट वर्ब बढ़ जाएगी ना, क्योंकि क्लॉज में फाइनाइट वर्ब होती है। क्लॉज की डेफिनेशन पढ़ाई थी कि नहीं पढ़ाई थी? शब्दों का समूह जिसकी अपनी खुद की वर्ब हो। तो एक तो हमारे सेंटेंस की वर्ब हो गई, मेन क्लॉज की वर्ब हो गई, और एक क्लॉज लेके आ गया तो फिर दो फाइनाइट वर्ब हो गई, और ये तो सिंपल सेंटेंस में होता ही नहीं है। हाँ, तो वे सेंटेंस जिनमें एक ही फाइनाइट वर्ब आती है, मतलब जिनमें कोई क्लॉज किसी क्लॉज का प्रयोग नहीं किया जाता है, उन्हें हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। इस बात को भूलोगे कभी? ओके। सेंटेंस लिखो। एग्जाम्पल, having finished my work, having finished my work, Ramesh went to his home. Full stop. Having finished his work, Ramesh went to his home. बेटा यहाँ पर फाइनाइट वर्ब कौन है? वेरी गुड, went, क्योंकि इसका सब्जेक्ट है रमेश, है ना? ये अपने सब्जेक्ट से सीमित है, इसको अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आना पड़ा है। तो वेंट हमारी फाइनाइट वर्ब हो गई और रमेश इसका सब्जेक्ट हो गया। यहां पर ये हम जो देख रहे हैं हैविंग फिनिश्ड, ये वर्ब नहीं है। अगर वर्ब कहोगे भी तो इसे ग्रामर के स्कॉलर्स नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। कैसे वर्ब कहते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब। और वास्तव में ये है पार्टिसिपल। क्या है ये? पार्टिसिपल। ये फाइनाइट वर्ब नहीं है, नॉन फाइनाइट वर्ब कहेंगे, और नॉन फाइनाइट वर्ब में ये पार्टिसिपल है। जब पार्टिसिपल को पढ़ाएंगे तो और अच्छे से बताएंगे। क्लियर? तो इस सेंटेंस में केवल एक ही फाइनाइट वर्ब यूज की गई है, जो है वेंट। इसे लिखो, ये सिंपल सेंटेंस का एग्जांपल है। अब इसी सेंटेंस को, ये तो हो गया सिंपल सेंटेंस बेटा। अब ध्यान देना, ये अभी हम आगे की बात बता रहे हैं ताकि और तुम्हें क्लियर होता जाए। इसी सेंटेंस को हम कह सकते हैं रमेश finished his work and he went to his home. बात वही है ना? बात में कोई अंतर आया क्या? अपना काम खत्म करके रमेश घर चला गया, रमेश ने अपना काम खत्म किया और वो घर चला गया। सेम फैक्ट, बात वही है, लेकिन अब हमारा सेंटेंस चेंज हो गया, क्योंकि यहां पर एक से ज्यादा फाइनाइट वर्ब हो गई। एक फाइनाइट वर्ब हो गई हमारी फिनिश्ड और एक फाइनाइट वर्ब हो गई हमारी। अब ये सिंपल नहीं रहा, ये सिंपल सेंटेंस नहीं रहा। ये फाइनाइट वर्ब है, इसका सब्जेक्ट ये है, ये फाइनाइट वर्ब है, इसका सब्जेक्ट ये है। ओके, इसमें आ गई अब एक क्लॉज।
तो क्लॉज हम किसे कहेंगे? जो एंड से शुरू हुई है, ये है क्लॉज। ये क्या हो गई बेटा? क्लॉज। क्लॉज। तो जो बचा इसे हम क्या कहेंगे? मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक, ये जो क्लॉज है अपने मीनिंग के लिए मेन क्लॉज पर निर्भर नहीं है। क्यों नहीं है वो हम बताएंगे अभी, है ना, क्योंकि ये चीज हमें भी परेशान करती थी। अगर तुम्हें परेशान कर रही है तो कोई हमारे लिए शॉकिंग चीज नहीं है, क्योंकि जो तुम लोग झेल रहे हो वो हमने भी झेला है। ये अपने मीनिंग के लिए इस पर डिपेंडेंट नहीं है। अभी बस केवल सुनते चले जाओ, है ना। जब ये डिपेंडेंट नहीं है तो इसको हम कैसी क्लॉज कहेंगे? कोऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे बेटा। अगर ये कोऑर्डिनेट क्लॉज है तो ये कैसा सेंटेंस हो गया? कंपाउंड सेंटेंस हो गया। एनी प्रॉब्लम? डिफिकल्ट है क्या? नहीं, बस हमें ये पता चल जाए कि हमने कैसी क्लॉज यूज की है। अगर कोऑर्डिनेट क्लॉज यूज की है तो वो कंपाउंड है, और सबऑर्डिनेट यूज की है तो वो कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, अब इसी को एक और तरीके से हम लिख सकते हैं, इसी बात को। नहीं देखा है? अब दिख रहा है? ओके, इसी बात को देखिए हम कैसे लिखेंगे। रमेश went to his home after he had finished his work। देखो इसको तीसरी सेंटेंस होता है। एक ही बात अभी चल रही है, कहीं कोई अंतर नहीं आ रहा है बात में, बस कहने का तरीका बदल जा रहा है। हाँ, रमेश घर चला गया। कब चला गया? अपना काम खत्म करने के बाद। उसने काम खत्म किया, उसके बाद वो घर चला गया। यही बात तो हमने इसमें कही थी, यही बात हमने इसमें कही, और सेम चीज हम इसमें कह रहे हैं। तो इसमें देखो बेटा, इसमें कितनी फाइनाइट वर्ब है? एक वेंट है और एक हैड फिनिश्ड है, एक ये है फाइनाइट वर्ब, है ना। अब इसमें क्लॉज कौन है? क्लॉज है ये, क्लॉज ये है। तो क्लॉज को निकालने के बाद जो कुछ बचता है उसको हम कह देते हैं मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज। हो सकता है तुम लोगों को लगे कि बार बार वही बात बोल रहे हैं। बार बार इसलिए बोल रहे हैं बेटा क्योंकि हम जितनी बार बोलते हैं या सुनते हैं वो हमारे माइंड में क्लियर होता चला जाता है। ठीक, समझ में आ गया? अच्छी बात है, लेकिन उसको बार बार सुनो, फिर इसको तुम भूलोगे नहीं। जैसे हम लोग राष्ट्रगान बार बार बोलते रहते हैं ना छोटे से, तो अब हमें भूलता नहीं। अगर कोई हमें सोते सोते राष्ट्रगान सुनाओ तो सुना दोगे नहीं सुना दोगे? हाँ, बिकॉज वी हैव रिपीटेड इट सो मेनी टाइम्स। रमेश वेंट टू हिज होम, ये हमारी मेन क्लॉज हो गई। और ये वाली क्लॉज बेटा अपने मीनिंग के लिए इस पर डिपेंडेंट है, निर्भर है। जब ये अपने मीनिंग के लिए निर्भर है तो हम इसको कैसी क्लॉज कहेंगे? सबऑर्डिनेट। ये बात समझ रहे हो? ये क्यों निर्भर हो गई ये हम बाद में बताएंगे, बस इतना तुम बताओगे। ये अगर ये क्लॉज निर्भर है अपने मीनिंग के लिए तो ये कौन सी कहलाएगी? कोऑर्डिनेट या सबऑर्डिनेट? सबऑर्डिनेट कहलाएगी। और अगर ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है तो ये कैसा सेंटेंस हो गया? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। तो एक ही बात को आप सिंपल सेंटेंस से भी कह सकते हैं, कंपाउंड से भी कह सकते हैं, और कॉम्प्लेक्स से भी कह सकते हैं। ठीक, तो इसलिए हमें सेंटेंसेस का नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि जो सामने स्पीकर है या जो राइटर है वो किसी का भी यूज कर सकता है। और अगर अच्छा राइटर है तो वो ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का यूज करेगा, ज्यादा से ज्यादा। अच्छा राइटर है तो, है ना, क्योंकि सिंपल सेंटेंसेस की इंग्लिश सिंपल मानी जाती है कि आपने छोटे छोटे सेंटेंसेस बना दिए। तो आप जब न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ेंगे ना, आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस ही मिलेंगे। आप कोई मैगजीन पढ़ेंगे तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस ही मिलते हैं, और इसीलिए वो हमें परेशान करते हैं। इसके आगे बढ़े हैं वो हम लोग। तुमने सिंपल सेंटेंस का एग्जाम्पल लिख लिया था, अब लिखो कंपाउंड सेंटेंस। हाँ, कुछ पूछना है बेटा? नहीं, पूछो खुलकर। कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो रही हो या क्लियर ना हो रहा हो
you can ask as many times as you want. दूसरा हमें कौन सा लिखना है? कंपाउंड सेंटेंस। वे सेंटेंस जिनमें कम से कम एक कैसी क्लॉज? कोऑर्डिनेट क्लॉज कम से कम एक होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा की कोई लिमिट नहीं है ना? कम से कम एक कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है। अब अभी हम यहां पर कोऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में नहीं लिखाएंगे क्योंकि हमें खुद बताना है आगे चलकर। एग्जांपल में इसको लिख लो बेटा, सेकंड वाले को। Ramesh finished his work and he went to his home. यहां पर ये जो देख रहे हैं आप, ये कैसी क्लॉज है? कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो आप अपनी नोटबुक में इसको अंडरलाइन करके उसके नीचे कोऑर्डिनेट क्लॉज लिख लेंगे। एंड से शुरू करिए और होम तक इसको पूरा अंडरलाइन करिए और इसके नीचे क्या मार्क कर लेंगे? कोऑर्डिनेट क्लॉज। ओके बेटा, तो अब ये जो बचा ये क्या है? मेन क्लॉज। इसको भी लिख लीजिए, इसको अलग लाइन से, मतलब वेवी लाइन में कर लीजिए या जैसे भी आप करना चाहें, जिगजैग में करके उसको मेन क्लॉज। आपको याद रहे कि हमें किसको क्या बोलना है। अब लास्ट लिखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। वे सेंटेंस जिनमें कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है। कम से कम कितनी होनी पड़ेंगी? एक। ओके, जैसे इस सेंटेंस को लिखिए, रमेश went to his home after he had finished his work. थोड़ा तेज लिखो बेटा ताकि आज टॉपिक हम ये खत्म कर सकें। हाँ पूछो पूछो। मतलब कि सेकंड एग्जांपल में अगर एंड नहीं ले रहे तो वो गलत मानेंगे कि वो कोऑर्डिनेट। यहाँ पर हम एंड ना लगाएं। हाँ बस इतना ले तो ये नहीं हो सकता क्लॉज। नहीं, आप दो सेंटेंसेस को, एक ये हो गया सेंटेंस, एक सेंटेंस ये हो गया, दोनों सेंटेंस को जोड़ना चाह रहे हैं तो कोई कंजंक्शन तो यूज करेंगे ना बेटा? हाँ तो वो तो यूज करेंगे, लेकिन अगर वो एंड इसके साथ ना ले, सिर्फ बी से ले तो गलत हो जाएगा। हाँ, क्योंकि आपने कोई कंजंक्शन नहीं यूज किया ना। कंजंक्शन बनाए ही किस लिए गए हैं? कंजंक्शन का काम होता है, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उसमें एक होता है कंजंक्शन, और कंजंक्शन का काम होता है दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ना। तो यहाँ पर दो वाक्य हैं तो हम किसी ना किसी कंजंक्शन का प्रयोग करके तो जोड़ेंगे। सर एंड के अलावा भी तो किसी एंड सर मेन क्लॉज में भी लिख सकते हैं। एंड मेन क्लॉज नहीं ले सकते। एंड मेन क्लॉज के साथ नहीं ले सकते। इसके साथ तो यहाँ कौन सा काम पहले हुआ था? ध्यान दो सब लोग, क्वेश्चन सही पूछे बेटा, कितना भी सिंपल क्वेश्चन हो तुम्हें अपने दिमाग में उसको अराइज करना है। कौन सा काम पहले हुआ था? पहले काम खत्म किया ना, तब घर गया, तो हम कौन सी बात पहले बोलेंगे?
पहले काम खत्म किया तो उसको बोलोगे। और मैं घर चला गया, मैंने क्लास ली और मैं घर चली गई, कि और मैंने क्लास ली मैं घर चली गई, ऐसे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। मैंने क्लास ली और घर चली गई, तो जो काम बाद में होगा उसको हम बाद में लिखेंगे, और उन दोनों सेंटेंसेस को हम किससे जोड़ देंगे? एंड से जोड़ देंगे। ठीक है, सर इसके अलावा और किसी कंजंक्शन को मतलब यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं, अभी हम वो बताएंगे। ठीक है ना, बहुत सारे कंजंक्शंस हैं, हम उनका यूज कर सकते हैं, लेकिन वो कंडीशन के हिसाब से हम यूज करते हैं। यहाँ पर एंड की जरूरत है, हमने एंड का यूज किया। जहां पर जिसकी जरूरत होगी उनका यूज करते रहेंगे। और किसी को कुछ पूछना है? आगे बढ़े। ओके, तो हमें सेंटेंस समझ में आ गए बेटा। तो बात हुई क्लॉज की। किसकी बात हो रही है? जब तक हमें क्लॉज समझ में नहीं आएगा, हमें क्लॉज का नॉलेज नहीं है, तब तक हम सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स नहीं समझ पाएंगे। इनकी चर्चा करना बेईमानी होगी। ओके, तो हमें किस पर कमांड पानी है? क्लॉज पर। ये बहुत ही खतरनाक चीज है। अगर इसका हमें नॉलेज हो गया तो हमें इंग्लिश बहुत अच्छी लगने लगती है, वरना बोरिंग लगती है। आइए बात करते हैं क्लॉज बेटा। सब चीजें बता चुके हैं तुम्हें पहले। शब्दों का समूह होता है। पहली इसकी शब्द क्या होती है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स। दूसरी इसकी बात क्या होती है? इसमें अपना सब्जेक्ट होता है और अपनी वर्ब होती है, राइट। एक फाइनाइट वर्ब होगी और उसको करने वाला सब्जेक्ट होगा। और तीसरी बात इसमें क्या होती है? इसका मीनिंग कंप्लीट नहीं होता है, और इसीलिए अकेले में कभी नहीं आ सकती। इसको किसी ना किसी सेंटेंस का पार्ट बनना पड़ता है, क्योंकि ये पूर्ण नहीं है। अगर इसको हम अकेले रखेंगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा, ना सेंटेंस हुआ ना क्लॉज हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो ये तीन चीजें हमें क्लॉज में देखने को मिलती हैं। अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स की। अभी लिखना नहीं, हम दिखा देंगे। इसके हम टाइप्स की बात करेंगे। तो बेटा ये दो तरीके की हमें देखने को मिलती हैं। एक होती है कोऑर्डिनेट क्लॉज और दूसरी होती है सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब आप कहेंगे सर इसमें मेन क्लॉज तो आपने बताया नहीं कि मेन क्लॉज भी एक प्रकार होती है। बेटा मेन क्लॉज कोई क्लॉज नहीं है। इसको हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि क्लॉज को हटाने के बाद जो भी हिस्सा बचता है उसको हम अपनी सहूलियत के लिए मेन क्लॉज कह देते हैं। क्लॉज जब आप पढ़ोगे कि कितने प्रकार की होती है तो आपको दो ही मिलेंगे, कोऑर्डिनेट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। आगे बढ़ते हैं, लिखाएंगे अभी, केवल तुम्हें समझाने के लिए बता रहे हैं। कोऑर्डिनेट क्लॉज अपने मीनिंग के लिए जो सेंटेंस का बचा हुआ हिस्सा है उस पर निर्भर नहीं होती है, लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज अपने मीनिंग पर निर्भर होती है। इसके तो कोई टाइप्स नहीं है। कोऑर्डिनेट क्लॉज एक ही प्रकार की होती है, लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज तीन प्रकार की हो जाती है। ठीक है ना, इसके कोई टाइप्स ही नहीं तो हम इसको डिवाइड ही नहीं करेंगे। लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज आगे बढ़कर कितने प्रकार की हमें देखने को मिलती है? तीन प्रकार की। पहली है नाउन क्लॉज, दूसरी है एडजेक्टिव क्लॉज और तीसरी है एडवर्ब क्लॉज। यहां तक कोई दिक्कत बेटा? कोई दिक्कत है? अगर हम कहें एडवर्ब क्लॉज कैसी है? एडवर्ब क्लॉज कैसी है बेटा? सबऑर्डिनेट क्लॉज है। नाउन क्लॉज कैसी है? सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ठीक है ना, ये तीनों की तीनों सबऑर्डिनेट हैं। क्लॉज तो लिखा ही है, तो ये तो हमें जानने की जरूरत ही नहीं कि क्लॉज है कि सेंटेंस है। क्लॉज है, लेकिन अगर नाउन क्लॉज है तो सबऑर्डिनेट है, क्योंकि कोऑर्डिनेट के कोई टैग्स नहीं होते हैं, केवल सबऑर्डिनेट के ही टैग्स होते हैं, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। क्लियर? तो ये तीनों की तीनों अपने मीनिंग के लिए डिपेंडेंट होंगी या नहीं होंगी? होंगी, क्योंकि इनका जो मुखिया है वही डिपेंडेंट है और उसी के तो ये बच्चे हैं। समझ गए? तो ये जीन्स इस पर आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे। तो ये भी सब निर्भर है। कोई भी सबऑर्डिनेट क्लॉज या तो वो नाउन क्लॉज होगी या एडजेक्टिव क्लॉज होगी या फिर एडवर्ब क्लॉज होगी। तो अब हमारे लिए एक स्टेप हम और बढ़ गए आगे। पहले तो हमें ये जानना है कि वो कोऑर्डिनेट है या सबऑर्डिनेट है।
जब हमने ये जान लिया कि ये सबऑर्डिनेट है, तो अब हम ये जानेंगे कि ये नाउन क्लॉज है या एडजेक्टिव क्लॉज है या ओके बेटा, तो लिख लीजिए, क्लॉज हेडिंग डालिए और जल्दी भी लिखिए, है ना, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा तेज लिखो। क्लॉज, a group of words which has a group of words which has its own verb and subject, हिंदी में लिखाएंगे अभी, its own verb and subject but has incomplete meaning, but has incomplete meaning is called a clause। इस डेफिनेशन में आप लोग हमें ये बताओ कितनी फाइनाइट वर्ब्स हैं? प्रैक्टिस तुरंत करवा रहे हैं। दो और बताओ, तीन। तीन कौन कौन सी दिखी आपको? विच हैज, एक तो ये वाला हैज, दूसरा बट हैज, एक ये हैज, और इज कॉल्ड, इज कॉल्ड, तो ये तीन फाइनाइट वर्ब हो गई। ओके, अब यहां पर विच से लेकर मीनिंग तक ये है क्लॉज। ये क्या है? क्लॉज। अब इसमें दो फाइनाइट वर्ब हैं, तो इसका मतलब दो क्लॉज होंगी। कितनी क्लॉज होंगी? मतलब जितनी फाइनाइट वर्ब उतनी ही क्लॉजेस। अगर तुमने ये पहचान लिया कि दो फाइनाइट वर्ब है, तो पक्का सर दो क्लॉज होंगी इसमें, क्योंकि एक क्लॉज में एक ही फाइनाइट वर्ब होती है। तो विच हैज इट्स ओन वर्ब एंड सब्जेक्ट, एक क्लॉज ये हो गया। बट हैज इनकम्प्लीट मीनिंग, एक क्लॉज ये हो गया, है ना। अब जो बचा तुम्हारा वो क्या कहलाएगा? मेन क्लॉज। तो शब्दों का ऐसा समूह जिसमें अपनी खुद की वर्ब और सब्जेक्ट होता है, अधूरा अर्थ होता है, उसे हम, ऐसे शब्दों के समूह को हम क्लॉज कहते हैं। लिख लीजिए, जैसे the boy went to Lucknow, that is the capital of UP। यहां पर फाइनाइट वर्ब बताओ कहां है? एक वेंट है और एक इज है, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा ये हो गया क्लॉज। ये क्या हो गया बेटा? क्लॉज हो गया। लड़का लखनऊ गया, जो यूपी की कैपिटल है, जो यूपी की कैपिटल है। शब्दों का समूह है, इसका अपना वर्ब है और अपना सब्जेक्ट है, लेकिन इसका मीनिंग इनकम्प्लीट। जो यूपी की कैपिटल है, ये बात पूरी ना हुई। जो यूपी की कैपिटल है, जो एमपी की कैपिटल है, ये क्या बात हुई? तो इनकम्प्लीट मीनिंग। जब हम इसमें लखनऊ जोड़ देंगे, लखनऊ जो यूपी की कैपिटल है, अब थोड़ा सही लगा, और ये जोड़ देंगे तो फिर पूरा सेंटेंस हो जाएगा। लड़का लखनऊ गया, या लड़का लखनऊ जो यूपी की कैपिटल है गया। क्लियर बेटा? तो इसे हम क्लॉज कहेंगे। ये हो गई मेन क्लॉज। ओके, अब अगली हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ क्लॉज। टाइप्स ऑफ क्लॉज। क्लॉज के प्रकार।
अभी तो तुमने क्लॉज को समझ लिया कि होता क्या है। तो सेंटेंस से किस प्रकार से अलग हो गया बेटा क्लॉज? सेंटेंस और क्लॉज में क्या डिफरेंस समझ में आया आप लोगों को? उसमें कंप्लीट मीनिंग होता है और इसमें इनकम्प्लीट मीनिंग होता है बस। और इसी के चलते बेचारा अकेले नहीं आ सकता, एक कमी हो गई उसमें, है ना। उसे किसी न किसी का सहारा लेना पड़ेगा। जैसे एक आदमी होता है, अगर उसकी आंखें नहीं है तो उसे किसी का सहारा लेना होगा नहीं। बेचारा सब कुछ है, उसके पूरे बॉडी पार्ट्स हैं, बस एक बॉडी पार्ट नहीं है, तो उसे किसी दूसरे आदमी का सहारा लेना पड़ेगा। वही हमारी क्लॉज के साथ हुआ, ना इंसाफी हो गई बेचारी के साथ। तो टाइप्स ऑफ क्लॉज, क्लॉज दो प्रकार की होती है। हाँ, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्लॉज। One, coordinate clause. ठीक है, इंग्लिश में लिखा दें या हिंदी में लिखा दें? इंग्लिश में, ओके। द क्लॉज दैट इज नॉट dependent, D-E-P-E-N-D-E, dependent, dependent means beta निर्भर, that is not dependent on the main clause, on the main clause. For what? फॉर व्हाट हम पूछ रहे हैं तुम लोग। फॉर इट्स मीनिंग, दैट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द मेन क्लॉज फॉर इट्स मीनिंग। जैसे डिपेंडेंट तो किसी भी चीज के लिए हो सकते हैं ना। हम लोग अपने पापा पर निर्भर हैं, काहे के लिए? पैसा के लिए, है ना। पापा पैसा देना मना कर दें तो फिर पापा अच्छे ना लगते हैं, फिर मम्मी अच्छी लगने लगती है। हाँ, तो निर्भर हैं हम अपने पापा पर पैसों के लिए। ऐसे ही कोऑर्डिनेट क्लॉज निर्भर नहीं है, वो उल्टा हो गया हमारा सेंटेंस। तो कोऑर्डिनेट क्लॉज मेन क्लॉज पर अपने मीनिंग के लिए निर्भर नहीं होती है। द क्लॉज दैट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द मेन क्लॉज फॉर इट्स मीनिंग इज कॉल्ड a coordinate clause, is called a coordinate clause, फुल स्टॉप। इसमें बताओ बेटा, इस डेफिनेशन में क्लॉज कहाँ है? क्लॉज की डेफिनेशन में ही क्लॉज ढूंढेंगे हम लोग। अभी तुम लोगों को एक दिन एक्स्ट्रा बुला लेंगे संडे के दिन, और उस दिन हम लोग न्यूज़पेपर की रीडिंग करेंगे, है ना। और उसमें जब न्यूज़पेपर की रीडिंग करते करते हम इन्हीं सब चीज़ों का पोस्टमार्टम करेंगे। अभी तो थ्योरी पढ़ रहे हो तुम लोग, फिर तुम लोगों को एक लाश ले आएंगे और लाश को फाड़ कर दिखाएंगे कि देखो बेटा यहाँ पर लीवर है, यहाँ पर किडनी है, और किसी दिन हमें मतलब वो तुम्हारी अभ्युदय योजना से अलग होगा, क्योंकि हमें ये सब चीजें बताना बड़ा अच्छा लगता है। ओके, तो इसमें बताओ क्लॉज कहाँ है बच्चा? दैट से लेकर मीनिंग तक। वेरी गुड। क्या नाम है बेटा आपका? मोहित। मोहित समझ रहा है। मोहित से पहले तुम लोगों को बोलना है ना। मोहित तो समझ रहा है चीजों को, समझ तुम भी रहे हो, लेकिन उसको बोलने की आदत डालो। जब हम अब तुम थोड़ी सी बात बताते हैं, बहुत देर होगी बोलते बोलते। जब मैं बेटा इलाहाबाद पढ़ने गया तो बनने गए थे हम पीसीएस ऑफिसर, है ना, कि यूपी पीसीएस की तैयारी करेंगे और एक ऑफिसर बनेंगे, क्योंकि हमारी पीसीएम बहुत अच्छी रही, हमारी फिजिक्स बहुत अच्छी थी, मैथमेटिक्स बहुत अच्छी थी। तो सभी लोगों का प्रेशर था, रिलेटिव्स का, फादर का नहीं, क्योंकि फादर तो मेरे एक फार्मर हैं, किसान हैं, उन्हें ज़्यादा जानकारी नहीं है। वो तो कहते थे पैसा ले जाओ, तुम्हें जो करना हो उसे करो, हमें कुछ पता नहीं है ना। तो केवल हमें पैसे देते थे। लेकिन जो हमारे रिश्तेदार थे, जो पढ़े लिखे थे, कहीं बाहर जॉब कर रहे थे, तो पूछते रहते थे कि सोबे तुम क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो हमने गांव के एक लड़के से सुन लिया कि इलाहाबाद में
पीसीएस बनते हैं। कैसे बनते हैं ये पता नहीं था है ना, क्योंकि हमारा गांव बहुत भद्दर है। अगर तुम लोगों ने सुना हो, मुस्करा के पास एक महिरा गांव पड़ता है, तो हम महिरा गांव के हैं। तो वहां पर हमने एक लड़के सुन लिया कि इलाहाबाद जाओ, वहां पर तैयारी करो तो पीसीएस बन जाते हैं। तो हमने कहा कि हम भी पीसीएस बनेंगे। पहुंच गए। अब वहां पर जो सीनियर्स थे उनसे पूछा कि पीसीएस बनने के लिए क्या करना होता है। कहने फिजिक्स, वो पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ये सब तैयार करनी पड़ती हैं। तो हमने कहा ठीक है, यही करते हैं। फिर हमने ले ली पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री। लेकिन तीसरा सब्जेक्ट जब हमने लेने की सोची तो हमारे पापा ने कहा कि देखो, कुछ भी तुम लो और कुछ भी बनना चाहो बनो, लेकिन एक ऐसा सब्जेक्ट जरूर लेना जो अगर तुम्हारा कुछ ना हो पाए तो उससे अपनी रोजी रोटी कमा सको। तो हमें उनके कहने पर इंग्लिश लेनी पड़ी, और इंग्लिश हमारी सबसे बेकार सब्जेक्ट था हमारा, क्योंकि हम साइंस साइड के थे और इंग्लिश हम पढ़ते ही नहीं थे। तो इंग्लिश का नॉलेज हमें बहुत ही कम था। लेकिन उनके कहने पर हमने इंग्लिश ले ली कि मान लो अगर हम नहीं कुछ कर पाए तो यहाँ रामकथा मार्ग में आके 11-12 वालों को पढ़ाने लगेंगे, है ना। तो कम से कम अपना खेती तो ना करनी पड़ेगी, रोजी रोटी कमा लेंगे, किसी प्राइवेट स्कूल को पकड़ लेंगे। लेकिन जब बाद में धीरे धीरे हमने देखा कि अरे यहाँ तो हमारा इंटरेस्ट नहीं बन रहा है, अब पीसीएस में भी इंटरेस्ट नहीं बन रहा है और इंग्लिश आती नहीं है, तो फिर हमें इंग्लिश को मजबूत करना पड़ा। क्या करना पड़ा बेटा? बहुत, मतलब इसको अच्छे से समझना पड़ा, एक एक चीजों को समझना पड़ा। और इन चीजों को समझने में हमें ऐसा कुछ लगा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट है, मेहनत करनी पड़ी। अपने बुंदेलखंड की एक बहुत बड़ी समस्या है, यहाँ पर इंग्लिश पर थोड़ा कम जोर दिया जाता है, और हमें बाहर जाके समझ में आया कि इंग्लिश के बिना आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। आप किसी भी फील्ड में जाएं, वहाँ पर आपको इंग्लिश ही परेशान करेगी। तो फिर हमने कहा कि चलो सब चीज़ें छोड़ते हैं, इंग्लिश को ही अपना टारगेट बनाते हैं, और इसलिए अच्छी बनाते हैं ताकि हम किसी की मदद कर पाएं। तो तब से हमने एक प्रण ले लिया था कि नहीं, इंग्लिश सीखनी है और लोगों को सिखानी है। अपने जो आने वाली पीढ़ी है उन बच्चों को थोड़ा सा हेल्प करनी है ताकि उन्हें दिक्कत ना आए। तो तुम लोग थोड़ा सा हमें अगर पैसेंस दोगे, थोड़ा सा हमें कोऑपरेट करोगे, हमारे साथ कोऑर्डिनेशन बनाकर चलोगे, तो तुम्हें इंग्लिश हम सिखा देंगे, ठीक है ना। प्रॉमिस नहीं करते हैं, लेकिन इजी लगने लगेगी। तो यहाँ पर जो तुमने देखा बेटा, दैट इज नॉट डिपेंडेंट फॉर इट्स मीनिंग ऑन द मेन क्लॉज। ये पूरी हमारी क्या हो गई? क्लॉज हो गई, है ना। अब बाकी जो बचा है वो मेन क्लॉज हो गया। तो ये अपने मीनिंग के लिए निर्भर नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक बात बताई थी आपको कि आपको ये कैसे सीखेंगे कि सर ये निर्भर है या नहीं है, ये हमें कौन बताएगा? हम बता रहे हैं। अब आ जाते हैं हम अपने मुद्दे पर। देखो बेटा, जब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ोगे, अभी इस बात को बहुत ध्यान से सुनना मेरी, जब आप लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ोगे तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल कितने मिलेंगे? 8 मिलेंगे। और 8 में से एक का नाम है कंजंक्शन। क्या नाम है? कंजंक्शन नाम है। कंजंक्शन क्या काम करता है? जोड़ने का। ये दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। जैसे हमने कहा राम एंड श्याम, तो यहां पर एंड कंजंक्शन है। एंड क्या है? कंजंक्शन। बस ऐसे याद रखो। तो राम एंड श्याम में राम एक शब्द था, श्याम एक शब्द था, और दोनों को जोड़ दिया एंड ने, तो एंड कंजंक्शन हो गया। क्लियर? आई डू नॉट लाइक हिम बिकॉज ही इज प्राउड। तो यहां पर कौन जोड़ रहा है? बिकॉज। आई डू नॉट लाइक हिम बिकॉज ही इज प्राउड। तो एक सेंटेंस था तुम्हारा आई डू नॉट लाइक हिम, और दूसरा सेंटेंस था ही इज प्राउड। तो बिकॉज जोड़ रहा है दोनों को, तो बिकॉज कंजंक्शन हो गया। समझ गए बेटा? तो कंजंक्शन वो शब्द होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच जितने भी है वो सब शब्द ही है, सब शब्द हैं, उनका काम है। सबको अपना अपना काम दे दिया गया है। नाउन को काम दे दिया गया, तुम नाम बताओगे। प्रोनाउन को काम दे दिया गया, तुम नाउन की जगह पर आओगे। एडजेक्टिव को काम दे दिया गया, नाउन और प्रोनाउन की। तो हमें बेटा किसी भी शब्द का काम देखना पड़ता है। ये काम क्या करता है?
और कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक ही शब्द अपने काम के कारण कभी नाउन बन जाता है, कभी वर्ब बन जाता है, कभी प्रेपोजिशन बन जाता है, कभी कंजंक्शन बन जाता है। समझ रहे हो? शब्द एक ही है, देखना ध्यान से। हमने कहा वाटर। वाटर को जब एक द्रव्य का नाम समझ रहे हो आप, किसी एक द्रव्य होता है ना, द्रव्य का नाम है, तो नाम बताना किसका काम होता है? नाउन का। अगर इसको तुम द्रव्य का नाम समझ रहे हो तो ये नाउन है वाटर। और वाटर का एक और अर्थ होता है सींचना। अब ये हो गया एक्शन। जब तुम वाटर को एक्शन के रूप में देख रहे हो तो ये हो गई वाटर। वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ, तो वाटर यहां पर नाउन है। द गार्डनर इज वाटरिंग द प्लांट्स, तो यहां पर वाटर वर्ब है, क्योंकि यहां पर ये एक्शन शो कर रहा है, वहां पर वो नेम शो कर रहा था। शब्द एक ही। समझ गए? तो कोई शब्द क्या काम कर रहा है उसी हिसाब से तो कहोगे। नहीं समझ में आ रहा और बताते हैं। जैसे मान लीजिए क्या है, मार्कर है। ओके, मार्कर से हम क्या करते हैं? लिखते हैं ना, तो ये हो गया टूल। ये टूल हो गया। जितनी भी चीजें हम अपने फायदे के लिए यूज करते हैं उनको हम टूल कहते हैं। लेकिन यही मार्कर मैं इसको ना ब्लेड से छेड़ कर लूं नुकीला और जाकर इनके भोंक दूं। हाँ, उधर चाय भर दे दो, किसी को मैं जाकर भोंक दूं। समझना मेरी बात को, चीज यही है। और मैंने इसको किसी को भोंक दिया, वो मर गया, तो फिर इसको टूल नहीं कहा जाएगा, इसको वेपन कहा जाएगा। अब ये औजार हो गया। पुलिस वाले कहेंगे, जो क्राइम ब्रांच वाले कहेंगे, वो वेपन मिला कि नहीं मिला, जिसने सोवियत गुप्ता ने किसी का मर्डर कर दिया था। समझ गए? इसने काम क्या किया? जब ये लिखने का काम कर रहा था तो टूल, और जब इसने किसी का मर्डर कर दिया तो वेपन। डिड यू गेट माई पॉइंट? तो कोई शब्द, थैंक यू, कोई भी शब्द बेटा क्या काम कर रहा है हमें यह देखना होता है। यदि वो शब्द दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है तो कंजंक्शन, यदि वो किसी के साथ संबंध बता रहा है तो प्रेपोजिशन, है ना? तो ऐसी चीजें तुम्हें धीरे धीरे समझते चली जानी है। सिंस कंजंक्शन भी होता है, सिंस प्रेपोजिशन भी होता है, फॉर कंजंक्शन भी होता है, प्रेपोजिशन भी होता है। डॉग, डॉग जिसको तुम लोग बिस्किट खिलाते रहते हो, डॉग नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है। डॉग माने होता है कुत्ता, जब कहोगे कुत्ता तो नाउन, और डॉग माने होता है टू फॉलो समबडी, तो वर्ब हो गई। इज इट क्लियर? बुक, जब बुक तुम किताब को कहोगे तो क्या हो गई? नाउन। और बुक माने होता है पहले से आरक्षित कर लेना। जैसे आप होटल की बुकिंग करते हो, सीट बुक करते हो, तो जब आपने कहा कि आई हैव बुक्ड माई सीट, आई हैव बुक्ड 100 पाम, तो अब बुक क्या हो गया वहां पर? अब वर्ब हो गई। जब आपने बुक को एज एन एक्शन यूज किया तो वो वर्ब हो गई कि नहीं हो गई? ओके। तो वो शब्द जो जोड़ने का काम करते हैं, ऑलरेडी फिक्स नहीं है कोई चीज, आपको ये देखना पड़ेगा। यदि वो जोड़ने का काम कर रहा है दो शब्दों को, दो वाक्यों को, तो कंजंक्शन कहलाएगा। आगे बढ़े? ओके। अब बेटा ये कंजंक्शन दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शन और दूसरे होते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। ठीक है ना? बस ये सीख गए तुम और तुम्हारी क्लॉज तैयार। क्योंकि हमारी जो कोऑर्डिनेट क्लॉज है वो किससे बनेगी? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से। सीधी सी बात थी और उसको इतना डिफिकल्ट बना दिया गया। तुम केवल कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जितने भी हैं उनको रट जाओ, और भी हम बताएंगे, तुम्हें रटने की जरूरत भी नहीं है। अगर हमें यह पता चल गया कि ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन ये फिक्स है, ये कभी दल बदल नहीं करते हैं, ये नीतीश कुमार टाइप के नहीं है ना? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है तो है, वो ये नहीं कि कल उन्होंने देखा कि अरे यार वहां फायदा है तो सबऑर्डिनेट में घुस जाएं, वो कोऑर्डिनेट भी रहेंगे। क्लियर बेटा?
तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जब हम कोई क्लॉज शुरू करेंगे, ध्यान से समझना मेरी बात को, जब किसी क्लॉज को हम कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू करेंगे तो वो कोऑर्डिनेट क्लॉज, और यदि कोई क्लॉज हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू करेंगे तो वो, इससे आसान क्या हो सकता है? हो सकता है कुछ? ओके, तो हमें केवल जरूरत है ये जानने की कि कौन से कोऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं और कौन से कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं और कौन से सबऑर्डिनेट। ठीक, ओके, दोनों का काम क्या होगा बेटा? जोड़ना। दोनों का काम क्या होगा? जोड़ना। ये भी जोड़ेंगे और ये भी जोड़ेंगे। ओके, ये ऐसी दो क्लॉजेस, ऐसे दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं जो एक दूसरे पर अपने मीनिंग के लिए डिपेंडेंट नहीं होते हैं, और वहीं से ये डेफिनेशन निकल कर आई है कोऑर्डिनेट क्लॉज की। क्लियर? तो चाहे तुम ये सीख लो और चाहे ये सीख लो, बात एक ही है। इसको सीख गए तो ये सीख गए, और ये सीख गए तो ये सीख गए। आइए देखते हैं कोऑर्डिनेट क्लॉज। ये होते हैं बेटा 4 प्रकार के। कोऑर्डिनेट क्लॉज कितने प्रकार के होते हैं? हम इनके नाम नहीं लिखाएंगे, ग्रामर की भाषा में नहीं, क्या कहते हैं वो लिखा सकते हैं लेकिन लिखाएंगे नहीं, क्योंकि और डिफिकल्ट क्या बनाना, उसकी हमें जरूरत नहीं पड़नी है। देखो, कोऑर्डिनेट क्लॉज पहले होते हैं बेटा जोड़ने वाले, जो केवल क्या करते हैं? दो वाक्यों को जोड़ते हैं। इसमें सबसे पहला है, अब लिखते जाओ इसको, एंड। सबसे पहला कौन है? एंड। और रटते जाना अभी का अभी। अगर चाहो तो तुम यहां पर अपनी मदद के लिए लिख सकते हो जोड़ने वाले, जोड़ने वाले कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। एंड आगे बढ़े, दूसरा है एज वेल एज, तीसरा है बोथ डॉट 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 एंड, अभी बता रहे, और चौथा लिखो नॉट ओनली डॉट 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 बट आल्सो। ये 4 याद करना कठिन है क्या? याद कर ले जाओगे ना? जोड़ने वाले कोऑर्डिनेट कंजंक्शन 4 याद करने हैं तुम्हें, एंड, एज वेल एज, बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो। देखिए बेटा, रमेश उसके घर गया और उसने मोहन को पीट दिया। तो यहां पर 2 सेंटेंस थे। रमेश वेंट टू हिज होम, ही बीट मोहन, क्योंकि बीट के 3 रूप होते हैं, बीट, बीट, बीटन। पहली और दूसरी फॉर्म सेम होती है, बीट, बीट, बीटन। तो ये सेकंड फॉर्म है। उसने मोहन को पीट दिया। यहां पर इन दोनों सेंटेंसेस को किस कंजंक्शन की मदद से जोड़ा जा रहा है? एंड। एंड जोड़ने वाला कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। इसका मतलब ये कैसी क्लॉज हो गई? कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गई। ठीक है, मीनिंग के लिए इस पर निर्भर है कि नहीं है, हमें इसके झमेले में पड़ना ही नहीं है, क्योंकि यहां पर कोऑर्डिनेट क्लॉज यूज की गई है। इसका मतलब यहां पर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज किया गया है, इसका मतलब ये कोऑर्डिनेट क्लॉज है। और कोऑर्डिनेट क्लॉज है तो इसका मतलब ये मीनिंग के लिए इस पर निर्भर नहीं है। और कैसे नहीं है हमें नहीं मालूम, समझ गए? अब ये मीनिंग पर निर्भर नहीं, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज हुआ, कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गई। कोऑर्डिनेट क्लॉज का मतलब होता है कि ये मीनिंग के लिए निर्भर नहीं। ओके, देखो बेटा,
यहां पर दो सेंटेंस है, ही इज ए ग्रेट डांसर, ही इज ए ग्रेट सिंगर। तो वह एक ग्रेट सिंगर है और साथ ही साथ ही इज ए ग्रेट डांसर। तो यहां पर ये पूरा ये हो गई एक क्लॉज। ये क्या हो गई? और कैसी क्लॉज? कोऑर्डिनेट क्लॉज। क्यों? क्योंकि यहां पर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज किया गया है, राइट? तो ये अपने मीनिंग के लिए इस पर निर्भर नहीं है। थोड़ा समझ में आ रहा है? ओके, टाइम बच रहा है कम, कोई बात नहीं। इसको लिखो जल्दी से बेटा। He not only helped me but also gave me some money। यहां पर दो फाइनाइट वर्ब देख रही होंगी तुम्हें, एक है हेल्प्ड और दूसरी है गेव। तो यहां पर कौन सा कंजंक्शन यूज किया गया है? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, ठीक है ना? तो ये क्या हो गई? कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गई। चलो अब आगे बढ़ते हैं। एक तो ये हो गए जोड़ने वाले, तो दूसरे होते हैं विरोध बताने वाले। कैसे होते हैं? विरोध बताने वाले, मतलब एक सेंटेंस में जो बात कही जाएगी उसकी उल्टी बात कही जाएगी दूसरे सेंटेंस में। इसमें आते हैं बट, यट, स्टिल। ये तीनों याद करने हैं तुम्हें। बट, यट, स्टिल याद कर ले जाओगे? बस तीन। इसमें इनकी हेल्प से हम कब जोड़ते हैं बेटा दो सेंटेंसेस को? जब एक में कुछ कहा जाए, दूसरे में उसकी विरोधी बात कही जाए। कैसी बात कही जाए? विरोधी बात। जैसे हम कहें रमेश बहुत अमीर है, रमेश बहुत गरीब है। एक साथ दोनों चीजें कैसे हो सकती है बेटा? रमेश बहुत अमीर है, अमीर है मतलब उसके पास बहुत पैसा है, पैसा है तो उसको खर्च करना चाहिए, लेकिन वो बहुत कंजूस है। वह बहुत कंजूस है, मतलब अमीर है लेकिन पैसा खर्च नहीं करता, वो कंजूस है। तो विरोधी बातें हो गई नहीं? तो हम क्या कहेंगे? रमेश इज वेरी रिच बट ही इज ए माइजर। ही इज ए माइजर। तो हम दोनों सेंटेंस को किससे जोड़ेंगे? बट से। ओके, मैं बोलूं आज मैं बीमार हूं, मैं कोचिंग जाऊंगा। तो बीमार हो तो विरोधी बात हो गई ना? बीमार हो तो तुम्हें घर में रहना चाहिए था, तुम्हें आराम करना चाहिए था, लेकिन तुम दूसरी बात कह रहे हो मैं कोचिंग जाऊंगा। आई एम इल यट, आई एम इल मैं बीमार हूं फिर भी, यट आई गो टू स्कूल या कोचिंग या कॉलेज, जो भी कहना चाह रहे हो। ओके, अगला देखो बेटा, विकल्प बताने वाले। तो एक कंजंक्शन तैयार कर लोगे तो तुम्हारे कोऑर्डिनेट क्लॉज तो अपने आप तैयार हो गए। तो यहां पर ये बताओ, ऐसी मौखिक बताओ तुम लोग। आई एम इल बट आई विल गो टू कोचिंग, इसमें क्लॉज कौन है इस सेंटेंस? बट। जो बट से शुरू हो रहा है, जो कंजंक्शन से शुरू होगा उसी को हम क्लॉज कहेंगे, समझ गए ना? बट आई विल गो टू कोचिंग, ये है क्लॉज। और कैसी क्लॉज है? सब मिट गया, कोऑर्डिनेट है ना? क्योंकि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन उसमें यूज किया गया। विकल्प बताने वाले देखो बेटा इसमें, और
अदरवाइज। ये विकल्प बताने हैं ना, विकल्प बताते हैं। दो सेंटेंस होंगे और दोनों में विकल्प होगा। जैसे हम लोगों की मम्मी कहती है खाना खा लो और वरना जूता खाओ, है ना। दो विकल्प रख देती है हमारे सामने, वो टाइम से खाना खा लो वरना जूता खाओ। तो दो विकल्प है तुम्हारे पास, ये चुनो या ये चुनो। ठीक है, टेक योर डिनर और आई विल बीट यू, है ना, और आई विल बीट यू विथ स्लीपर्स। तो ये दो ऑप्शन हो गए। तो हम इसको किससे फिर जोड़ते हैं बेटा? और से। ये चुनो या ये चुनो। मेक हेस्ट, जल्दी करो, और यू विल बी लेट, वरना तुम्हें देर हो जाएगी, है ना। दो ऑप्शन है तुम्हारे पास। तो विकल्प होते हैं और उसमें से हमें एक चुनना होता है। वर्क हार्ड और योर करियर विल बी रून्ड। मेहनत करो वरना तुम्हारा करियर बर्बाद हो जाएगा। तो दो ऑप्शन है। तो जब विकल्प हो हमारे पास तो हम दोनों सेंटेंसेस को इनकी हेल्प से जोड़ते हैं। और अदरवाइज, आइदर और, EITHER, आइदर डॉट 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 और चौथा है NEITHER, नाइदर डॉट डॉट नॉर। आइदर डॉट 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 और, नाइदर डॉट 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 नॉर। बेटा इसके बीच में हम कुछ फिट करते हैं, इसमें कोई ना कोई शब्द आएगा। अभी हम बता रहे हैं, देखो आइदर और का प्रयोग करते हैं दो में से कोई एक के लिए, दो में से कोई एक के लिए। जैसे मान लो ये दोनों हैं, दो लोग हैं, और सबसे मजेदार बात आज यहां से सीख कर जाओ, चाहे आइदर और हो और या नाइदर नॉर हो, इन दोनों का प्रयोग हमेशा दो ही व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए किया जाता है, दो से ज्यादा के लिए नहीं किया जाता। दो व्यक्ति होंगे या दो वस्तु होंगे तभी आप इनका प्रयोग करेंगे। दो हैं ये। अब हम ये चाहते हैं कि इन दोनों में से या तो ये काम करें या ये करें, दोनों में से किसी एक को करना है। ठीक, आइदर यू और यू। तो आइदर सुनीता और गीता। तो यहां पर कुछ हमें लिखना होता है, इसलिए हम डॉट डॉट खाली जगह कर दिए, होता है ना ब्लैंक स्पेस। तो आइदर सुनीता और गीता, या तो सुनीता या गीता। अब किसी आदमी की दो बेटियां हैं और तुमने मार्केट में देखा। अब तुम्हें ये नहीं श्योर हो रहा है कि हमने बड़ी वाली को देखा कि छोटी वाली को देखा, लेकिन देखा जरूर है। तुम उनके पापा से क्या कहते हो कि हमने तुम्हारी लली के देखो दो, अब यो नहीं याद आ रहा कि बड़ी वाली के देखो कि छोटी वाली के देखो। तो आइदर योर एल्डर सिस्टर डॉटर और योर यंगर डॉटर, आइदर योर एल्डर डॉटर और योर यंगर डॉटर, तुम्हारी या तो बड़ी बेटी या छोटी बेटी। और नाइदर नॉर का मतलब होता है ना ये ना ये, दोनों में से कोई नहीं। तुमने तुम्हारे एक भाई है और एक बहन है, तुमने दोनों को बड़े हो गए हो, सब अलग अलग रहने लगे हैं। तो हमने अपने भाई को भी बुलाया अपने घर पर और अपनी बहन को भी बुलाया, ना भाई आया ना बहन आई। तो तुम क्या बोलोगे? नाइदर माई ब्रदर नॉर माई सिस्टर, नाइदर माई ब्रदर नॉर माई, ना तो मेरा भाई और ना ही मेरी बहन केम टू माई होम, मेरे घर आए, दोनों नहीं आए। क्लियर? इस तरीके से हम विकल्प दिखाने के लिए इन कंजंक्शंस का प्रयोग करते हैं। ओके बेटा, अगला देखो परिणाम बताने वाले। परिणाम बताने वाले हैं सो ना लिखो, देयरफॉर और फॉर। देयरफॉर, फॉर, यहां पर ये जो फॉर लिखा है तुमने, इसका मतलब होता है क्योंकि। क्या मतलब होता है? क्योंकि ये तुम अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था, फॉर प्रेपोजिशन होता है
लेकिन जब ये दो वाक्यों को जोड़ने का काम करने लगे तो क्या हो जाएगा? कंजंक्शन हो जाएगा, है ना। जब तुमने बोला आई विल बाय ए टॉय फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए एक खिलौना खरीदूंगा, तो यहां पर फॉर क्या है? प्रेपोजिशन है। क्या बेटा? प्रेपोजिशन है। लेकिन जब दो वाक्यों को जोड़ने का काम करने लगे तो उसे हम कंजंक्शन कहेंगे। तो ये एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है। और जब फॉर से हम जोड़ेंगे तो उसका मीनिंग क्या निकलेगा? क्योंकि। ठीक है, तो इतने होते हैं तुम्हारे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। इनको अगर तुमने याद कर लिया एक बार, ये समस्या ही खत्म हो गई हमेशा के लिए कि कौन कोऑर्डिनेट क्लॉज है और कौन सबऑर्डिनेट। क्योंकि अब इसके अलावा अगर किसी और चीज से कोई क्लॉज शुरू हो रही है तो वो कोऑर्डिनेट हो ही नहीं सकती, फिर वो क्या रह गई? है ना। अगर ये ए नहीं, दो ही चीजें हैं, ए या बी, अगर ये ए नहीं है तो फिर क्या है? 100% बी है। तो तुम्हें ये पता चल गया ना कि कोऑर्डिनेट नहीं है, तो बस कह दो सबऑर्डिनेट है। अब इससे जी क्या हो सकता है? राइट बेटा? ओके। क्योंकि सबऑर्डिनेट थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन उसको भी हम डिफिकल्ट नहीं रहने देंगे। हमारी चाय सरल। आइए अब हम बात करते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज की। तो अब लिख लो इसमें, हम क्या लिखा रहे थे? कोऑर्डिनेट क्लॉज की डेफिनेशन लिखा रहे थे ना। क्या हुआ? जाना है क्या? तो चले जाओ। कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या डेफिनेशन लिखा रहे थे, तो उसमें ये लिख लो बेटा, कोऑर्डिनेट क्लॉज की शुरुआत हमेशा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से होती है। कोऑर्डिनेट क्लॉज की शुरुआत हमेशा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से होती है। बस हो गया। जैसे सीमा is a good girl, सीमा इज ए गुड गर्ल, तो अच्छी लड़की है, तो क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा कि तुम उसे पसंद करो? अच्छे लोगों को पसंद करना चाहिए, लेकिन तुम विरोधी बात बोल रही हो। बट आई डोंट लाइक हर, बट आई डू नॉट लाइक हर, आई डू नॉट लाइक हर। अब इसमें तुम लोग बताओगे हमें कि क्लॉज क्या है। बट से अंडरलाइन करो, उसमें तुम कोऑर्डिनेट कंजंक्शन को भी शामिल करोगे, है ना। तो बट से अंडरलाइन करो हर तक, ये है भाई क्लॉज। और इसमें कौन सी क्लॉज है? ये कोऑर्डिनेट क्लॉज है, क्योंकि बट एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है। दूसरा सेंटेंस है, you should pay your bill on time, you should pay your electricity bill on time, you should pay your electricity bill on time, otherwise your connection जो कनेक्शन हो रखा है तुम्हारे घर में ना, हाँ आज ही कटवा देंगे हम। योर कनेक्शन विल बी डिसकनेक्टेड, अदरवाइज योर कनेक्शन विल बी डिसकनेक्टेड। अब इसमें बताओ क्लॉज क्या है? अदरवाइज योर कनेक्शन विल बी डिसकनेक्टेड।
तो ये कैसी क्लॉज हो गई? कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गई। ठीक, एक और सेंटेंस लिख लो फिर हम पढ़ते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज में, क्योंकि कोऑर्डिनेट क्लॉज ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है इसलिए इसमें ज्यादा नहीं लिखा है। क्या हुआ, तुम्हें भी जाना है क्या है? अच्छा, सबऑर्डिनेट रह गई और सबसे इंपॉर्टेंट सबऑर्डिनेट भी होती है। चलो कोई बात नहीं, एक सेंटेंस और लिख लो। I like Sundays। संडेज का एस कैपिटल बनाना, संडेज SUNDAYS, संडेज, कॉमा फॉर FOR there is holiday, there is a holiday on Sundays, there is a holiday on Sundays। संडेज है तो एक कैसे हो सकता है? मुझे रविवार पसंद है, फॉर क्योंकि रविवार को छुट्टी होती है ना? देयर इज हॉलीडे ऑन संडे। ठीक है बेटा, समझ गया ना? अब हेडिंग डाल लो सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, फिर टाइम हो गया तो फिर कभी हम अलग से क्लास ले लेंगे, है ना? क्लास तो हमें आज ही खत्म कर देनी चाहिए थी, लेकिन क्या बताएं, बीच बीच में बताने के लिए चीजें हो जाती हैं तो खिंच जाता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब कोऑर्डिनेट क्लॉज तो बड़ी आसान हो गई। क्यों आसान हो गई? क्योंकि वो केवल किससे बननी है? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से बननी है। तो कोऑर्डिनेट क्लॉज सीखते सीखते हम कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस भी सीख गए। सीख गए कि नहीं सीख गए? वैसे भी सीखने चाहिए तुम्हें ना, अगर अभी ना सीखते तो हम जब पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाते तब तुम्हें सीखना पड़ता, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा हुआ हम आज ही जान गए। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज जब हम पढ़ते हैं, ये बेटा थोड़ा सा डिफिकल्ट होती है, क्योंकि सबऑर्डिनेट क्लॉज से ही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनते हैं। बनते कि नहीं बनते? ओके, तो सर आपने ये तो बता दिया कि सबऑर्डिनेट क्लॉज कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से बनती है। सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती है? ध्यान से सुनो बेटा, बस अब 2 मिनट बाद हम क्लास छोड़ देंगे। सबऑर्डिनेट क्लॉज अपने मीनिंग के लिए मेन क्लॉज पर निर्भर होती है, पहली बात। ओके, अब ये बनती कैसे है? इसको बनाने के लिए, क्लॉज को बनाने के लिए हमें सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ेगी? सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस की। इसीलिए उसका नाम पड़ गया है सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से बनेगी तो सबऑर्डिनेट क्लॉज। लेकिन ये यहीं पर नहीं रुकी, इसको इतने में बोध नहीं हुआ। सबऑर्डिनेट क्लॉज को हमारे प्राण खाने के लिए कह रही है हमें और भी मटेरियल चाहिए, तो हमें फिर इसको रिलेटिव प्रोनाउन भी देना पड़ा। क्या देना पड़ा? रिलेटिव प्रोनाउन। कि लो इन्हें भी इस्तेमाल कर लो, तब भी इसका पेट नहीं भरा, तो फिर हम गए और रिलेटिव एडवर्ब उठा लाए और वो भी इसको खिला दिए कि लो ये भी इस्तेमाल कर लो, तब जाकर सबऑर्डिनेट क्लॉज सेटिस्फाइड हुई। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की हेल्प लेनी पड़ती है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस की, रिलेटिव प्रोनाउन की और रिलेटिव एडवर्ब, इन तीनों की हम हेल्प लेते हैं। तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जानेंगे पहले हम, यही बहुत सारे होते हैं। ये तो हल्के में काम चल गया, लेकिन सबऑर्डिनेट कंजंक्शन इतने हल्के में नहीं चलेंगे। सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस हमें जानने पड़ेंगे सब, और ये जब जानोगे तो बड़ा मजा आएगा। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में इतना इंटरेस्ट नहीं है जितना इसमें इंटरेस्ट आता है। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हम जानेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ रिलेटिव एडवर्ब के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो जैसे रिलेटिव एडवर्ब की जब बात करें या रिलेटिव प्रोनाउन की बात करें, रिलेटिव जानते हो किसे कहते हैं? संबंधी को, रिश्तेदारों को कहते हैं ना, हमारे रिलेटिव्स आ गए आज। ओके, तो रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब ये हुआ ऐसा प्रोनाउन, अब ये टॉपिक से नहीं पढ़ा रहे हैं, अभी हम ऐसी चर्चा कर रहे हैं आपस में। रिलेटिव प्रोनाउन, इसको बंद करो बेटा,
इसको क्लोज कर दो।